अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया। तो ये आपसे जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले मैं कहूँगा कि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। इसके अलावा डाटा का इशू ना हो तो आप काइंडली वीडियो को पूरा प्ले करके अपनी कंट्रीब्यूशन हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल करें। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और इसमें जो पहली हमारी सब हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। अब जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट है 1932 का एक्सपेरिमेंट है। उससे पहले हमें एटम से मुतल्लिक इतना ही पता था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पता था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि प्रोटॉन्स जो है ये एटम के सेंटर पे मौजूद हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। तो ये सब कुछ हमें मालूम था, इससे ज़्यादा मालूम ना था। और 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एक प्रोडिक्शन की थी। उसने कहा था कि एटम के अंदर एक तीसरी टाइप का पार्टिकल होना चाहिए जो कि न्यूट्रल पार्टिकल होगा। अब रदरफोर्ड ये प्रोडिक्शन क्यों कर पाया, उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो तीसरी टाइप का पार्टिकल, पहले तो मैं आपको बता दूं न्यूट्रल क्यों होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। इसका मतलब है जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट रिजल्ट से जीरो निकलेगा। तो इसका मतलब है एटम का चार्ज जीरो होना चाहिए, एटम न्यूट्रल होने चाहिए। तो एटम्स न्यूट्रल ही होते हैं। और इसमें जो तीसरी टाइप का पार्टिकल होगा, अगर उसके ऊपर चार्ज होता तो एटम के ऊपर उसकी वजह से चार्ज आ जाता। चूँकि एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है तीसरी टाइप का पार्टिकल जो है वो भी न्यूट्रल होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, तीसरी टाइप का पार्टिकल रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि होना चाहिए एक थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल। तो उसकी वजह यह है कि रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मैसेज के ऊपर गौर किया और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कलेक्टिव मैस के ऊपर गौर किया, तो उसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो कंबाइंड मैस है वो एटम के मैस से बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि एटम का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से ज़्यादा है। तो एटम के अंदर कोई तीसरी टाइप का भी पार्टिकल होगा जो कि अपना मैस का कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहा है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फिर तीसरी टाइप का पार्टिकल मिलकर इनका जो तीनों का कंबाइंड मैस होगा वो फिर एटॉमिक मैस के बराबर होगा। तो यहाँ से उसको आइडिया आया कि हाँ एक थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। तो जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रूव किया कि सर्टन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सर्टन न्यूट्रल पार्टिकल्स को बाद में न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया और इस डिस्कवरी के ऊपर जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1935 में। अब हम जान लेते हैं कि जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट में मेन क्या चीज़ें हैं। तो जेम्स चैडविक ने एक स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ली, बिल्कुल वैसे जैसे रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे, वैसे ही जे चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। जेम्स चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल्स प्लोनियम की डिसइंटीग्रेशन हासिल किए। प्लोनियम एक जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरली टूटता है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं। रदरफोर्ड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स प्लोनियम से लिए थे और जेम्स चैडविक ने भी प्लोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑब्टेन किए। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक किए थे, लेकिन जेम्स चैडविक ने ये अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे बेरिलियम फॉयल के ऊपर। बेरिलियम भी मेटल है जिसका सिंबल BE, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9 है। तो गोल्ड फॉयल की तरह बेरिलियम फॉयल जो है वो ली जेम्स चैडविक ने, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किए। हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए गए बेरिलियम मेटल के ऊपर, वो अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम मेटल में इंटर हुए। बेरिलियम एटम से इंटर होने के बाद वो एटम के न्यूक्लियस में चले गए। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बेरिलियम के एटम के न्यूक्लियस का हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब है कि जब बेरिलियम में अल्फ़ा पार्टिकल आ चुका तो अब बेरिलियम नहीं रहना चाहिए, वो कुछ और बन जाना चाहिए। तो वह एक नई टाइप का एलिमेंट बन गया। आगे थोड़ी देर तक हम ये इक्वेशन समझेंगे कि किस तरह से बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल जब स्ट्राइक किए हैं तो एक नया एलिमेंट जो है वो फॉर्म हो गया है। बहरहाल ये जो बेरिलियम है इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल जब स्ट्राइक किए गए तो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे जाके पेनिट्रेट कर गए न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस का हिस्सा बन गए। और जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस का हिस्सा बने, स्ट्राइक किए, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ,
दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हुए, फ्यूजन हुई, फ्यूजन रिएक्शन हुआ, तो उसके नतीजे में कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई और इन रेडिएशंस को बाद में न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज जो है वो नहीं था, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं, उसका हिस्सा बने हैं, उसके बाद उसमें से कुछ इनविजिबल पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकली हैं। अब ये इक्वेशन है नीचे जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था कि किस तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये बेरिलियम के न्यूक्लियस का हिस्सा बनते हैं। बेरिलियम लिखा हुआ है, बेरिलियम का सिंबल B, एटॉमिक नंबर 4 और जो एटॉमिक मास 9। इस तरह हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 है और इसके ऊपर हीलियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, डबली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बेरिलियम जो है उसके न्यूक्लियस में इंटर हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल, तो उससे अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर चेंज है इसमें ज़रा गौर फरमाएं, तो जितना लेफ़्ट साइड पे चार्ज होना चाहिए उतना ही राइट साइड पे चार्ज होना चाहिए। तो जब बेरिलियम हीलियम के साथ कंबाइन हुआ, या हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस का हिस्सा बने हैं, तो उस वक्त बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहा, एक और एलिमेंट में चेंज हो गया। अब देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और जो हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, तो 4 + 2, तो नया जो एटॉमिक नंबर बनना चाहिए वो 6 बनना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है? आपने दुरुस्त सोचा, वो कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। तो जब बेरिलियम में अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इंटर हुए हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो एक नया एलिमेंट फॉर्म हुआ कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 है। अब एटॉमिक नंबर को ही हम चार्ज नंबर कहते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कह सकते हैं। तो जितना लेफ़्ट साइड पे चार्ज है उतना राइट साइड पे होना चाहिए। अभी आप गौर फरमाएं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका चार्ज नंबर 4, हीलियम का चार्ज नंबर 2, 4 और 2 हो गया 6। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रॉन साथ प्रोड्यूस हो रहा है उसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, 0 लिखा हुआ है क्योंकि 4 और 6 तो कार्बन जो है वो भी 6 है, तो चार्ज तो कार्बन के साथ ही बराबर हो गया। साथ जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आप राइट साइड पर देखें 6 + 0 6 और इधर 4 + 2 6, तो चार्ज लेफ़्ट और राइट साइड पे बराबर है। इसी तरह अगर आप न्यूट्रॉन उसके मास नंबर की बात करें तो बेरिलियम का मास जो है वो 9 यूनिट है और जो अल्फ़ा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियाई उनका मास जो है वो 4 यूनिट है। तो 9 + 4 13 बना। अब कार्बन जो है वो उसका मास 12 यूनिट है, तो 13 में से 12 तो कार्बन चला गया, पीछे 1 यूनिट मास बचा, वो 1 यूनिट मास जो है वो न्यूट्रॉन का है। तो न्यूट्रॉन का मास जो है 1 यूनिट होता है, चार्ज जो इसका 0 है, न्यूट्रल। तो इस तरह देखें दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो चार्ज है वो भी बराबर है और जो मास है वो भी बराबर है। ये इक्वेशन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें ये इक्वेशन पूछी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, तो आपने तवज्जो से अच्छे अंदाज से समझना है इसको। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखें जो फ्री न्यूट्रॉन्स कौन से होंगे? फ्री न्यूट्रॉन्स वो हैं जो एटम का हिस्सा नहीं है, एटम से इमिट हो चुके, एटम से रिलीज़ हो चुके। तो जो फ्री न्यूट्रॉन्स हैं ये डिके करते हैं। डिके का मतलब है टूटना, ब्रेक होना। तो फ्री न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं और उससे बनता है प्रोटॉन और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और एक तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रिनो। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के टूटने से 3 और तरह के पार्टिकल बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। और ये नीचे इसकी इक्वेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, एक्सरसाइज के में भी शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है इसके ऊपर। तो ये न्यूट्रॉन है जिसका चार्ज नंबर 0 और मास नंबर 1 है। तो इससे बना प्रोटॉन, इसके टूटने से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। जो प्रोटॉन है उनका चार्ज होता है और उसका चार्ज +1 होता है एक प्रोटॉन का, और एक प्रोटॉन का जो मास है अब वो भी 1 यूनिट है। इस तरह जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज जो है -1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसका चार्ज जो है वो 0 लिखते होते हैं। फिर न्यूट्रिनो जो है
इसका चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और इसका जो मैस है वो भी ना होने के बराबर है, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं और इसको ज़ीरो ही लिखते होते हैं। तो लेफ़्ट और राइट साइड पे ज़रा चार्जेस को देखें। लेफ़्ट साइड पे चार्ज जो है वो ज़ीरो है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है। क्या राइट साइड पे चार्ज ज़ीरो बनता है? तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो +1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, +1 -1 रिजल्ट ज़ीरो। इसका मतलब है राइट साइड पे भी चार्ज ज़ीरो बना। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैस है वो 1 यूनिट है। क्या राइट साइड पे भी 1 यूनिट बनता है? प्रोटॉन का मैस 1, इलेक्ट्रॉन का मैस 0, न्यूट्रिनो का मैस 0, तो 1 + 0 + 0 आंसर आया 1। तो दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ चार्ज जो है वो भी बराबर और मैस वो भी बराबर। इसके बाद जो है प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। गैसेस को आयोनाइज करने की एबिलिटी जो है उनके पास होती है जिनका चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं, लिहाजा ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। फिर देखें इन जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी मटेरियल के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एबिलिटी न्यूट्रॉन्स की ही होती है। जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। तो न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज ज़ीरो है, सिरे से है ही नहीं है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स की जो पेनिट्रेशन की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और हाईएस्ट है। फिर इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 है, और 4 और 5 दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर न्यूट्रॉन्स की टाइप्स आ रही हैं, और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, MCQs भी आता है, पास्ट पेपर में कई बार पूछा जा चुका। तो जब न्यूट्रॉन्स जो हैं ये ट्रैवल करते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होती है, तो ऐसे न्यूट्रॉन्स को हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो तो फिर ऐसे न्यूट्रॉन्स को हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है उसमें है कि ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। उसकी वजह कि इनके ऊपर जो है वो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, लिहाजा वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो ये है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये नॉक आउट करते हैं, निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हाई स्पीड प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। किस में से? पैराफिन में से, वाटर में से, पेपर और सेलुलोज। तो जब पैराफिन, वाटर, पेपर और सेलुलोज के ऊपर न्यूट्रॉन्स हिट करें तो इनमें से वेरी हाई स्पीड प्रोटॉन्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं, नॉक आउट हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को नॉक आउट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में से। अब बाकी सारे मटेरियल्स तो आपको पता है, वाटर, पेपर और सेलुलोज। पैराफिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो पैराफिन जो है ये वैक्स है, वैक्स लाइक मटेरियल है और इसको पेट्रोलियम से बनाया जाता है। बेसिकली ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 20 और 20 से ऊपर के, तो ये वैक्सी मटेरियल है। इसको कैंडल्स वगैरह बनाने में, वैक्स कैंडल बनाने में भी पैराफिन्स को यूज़ करते हैं, तो ये एक वैक्सी मटेरियल है। तो पैराफिन्स, वाटर, पेपर और सेलुलोज के ऊपर जब न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे तो उनमें से फिर हाई स्पीड प्रोटॉन्स नॉक आउट हो जाएंगे, और नॉकआउट उनको कौन करेगा? न्यूट्रॉन्स ही उनको नॉकआउट करेंगे। फिर स्लो न्यूट्रॉन्स और फास्ट न्यूट्रॉन्स का इफेक्ट है। जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज़ कम्पेयर टू द फास्ट वंस। फास्ट न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा बेहतर अंदाज के तौर पर, ज़्यादा बेहतर तरीके से फिशन रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। 10th फिज़िक्स में आपने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, फिशन और फ्यूजन। जब एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए तो इसको फिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना दे तो इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो जो फिशन पर्पसेस के लिए जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको यूज़ किया जा सकता है और इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और जब कभी न्यूट्रॉन्स जो है वो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ होगा, तो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ हो और वो किसी हैवी मेटल को हिट करे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट कर सकता है। अब ये प्रोजेक्टाइल वर्ड क्या है कुछ बच्चों को तो पता होगा, लेकिन कई एक को नहीं पता होगा, और आगे इसी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में एक चैप्टर के अंदर ये आपने टॉपिक पढ़ना भी है। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी मूवमेंट होती है किसी पार्टिकल की जिसमें वो कुछ हाइट भी कवर करता है और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक पार्टिकल इसने
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, यानी कुछ हाइट भी इसने कवर की। तो इस तरह की जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है जिसमें हाइट भी है और जिसमें लेंथ भी वो कवर करता है पार्टिकल, इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो बॉडी ये मोशन शो करती है उस बॉडी को भी प्रोजेक्टाइल कहा जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर हिट किया जाए और किसी और चीज़ को हिट करवाया जाए, कोई मेटल हो उसके अंदर जो एटम्स हैं बड़े बड़े, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं एज अ प्रोजेक्टाइल जब किसी मेटल को हिट करेंगे या किसी नॉन मेटल को, किसी और एलिमेंट को हिट करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन ये काज कर सकते हैं। तो इनको न्यूक्लियर रिएक्शन ड्राइव करने के लिए न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है एज अ प्रोजेक्टाइल। ये नीचे वाली इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस की तरह, तो इसको भी आपने याद रखना है, एक बार लिख के इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करनी है आपने। यहाँ पे देखें टारगेट जो एलिमेंट है वह नाइट्रोजन एटम है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को हिट किया गया है तो नाइट्रोजन के एटम 2 छोटे न्यूक्लियाई के अंदर 2 छोटे एटम्स में टूट गया है, जो एक बना बोरॉन और दूसरा बना हीलियम। तो अगेन यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे चार्ज और मास जो है वो बराबर है, तो आप चेक कर सकते हैं। 10वां और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कॉपर मेटल को हिट करें तो उससे एक और तरह के रेडिएशंस इमिट होती हैं जिनको हम बीटा रेडिएशंस कहते हैं। और आगे आप बीटा रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे भी, 10th की फिज़िक्स में भी आपने कुछ पढ़ा कि बीटा रेडिएशंस असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही को बीटा रेडिएशंस कहते हैं। तो इससे पहले आपने पढ़ा हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए कैथोड रेज की टर्म यूज़ होती है। एक्चुअली जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट में होता है डिस्चार्ज ट्यूब, तो तब इलेक्ट्रॉन के लिए जो कैथोड रेज की टर्म है वो यूज़ होती है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म यूज़ होती है, और जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो तब बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स की टर्म जो है वो यूज़ होती है। तो ये कॉपर के ऊपर जब न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो इससे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कॉपर जो है वो एक नई तरह के मेटल में चेंज हो जाता है, वो जिंक है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जिनको बीटा रेज कहते हैं। यहाँ पे भी आप लेफ़्ट और राइट साइड पे चार्ज चेक कर सकते हैं। इधर लेफ़्ट साइड पे चार्ज जो है वो टोटल 29 है, राइट साइड पे देखें जिंक का 30 और इलेक्ट्रॉन का -1, तो 30 -1 रिजल्ट 29, तो लेफ़्ट साइड पे भी 29। इसी तरह आप मैथ्स को भी चेक कर सकते हैं। तो अपनी बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर, बायोलॉजिकल रिसर्च में और बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में तो अपने काफ़ी इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनको कैंसर की ट्रीटमेंट और डिफरेंट तरह की बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। तो ये था टॉपिक न्यूट्रॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बनता है, और जो मैंने पॉइंट्स बनाए ख़ास तौर पर जो इक्वेशंस हैं इनको आपने लाजमी 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये ज़ुबानी आ जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।